नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मृदा क्षरण व संरक्षण। ओके, अभी तक हमने पिछली क्लास की अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ लिया था कि मृदा क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा एग्रोनॉमी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। एग्रोनॉमी के रोजगार के क्षेत्र और वो सब 4 प्रकार के होते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मृदा उर्वरकता व उत्पादकता के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उनके बारे में टॉपिक्स के बारे में जो डिटेल में पढ़ने की हम जो बात कर रहे थे तो वो मैंने नोट्स में मेंशन कर रखे हैं। एक्सप्लेन तो मैंने यहाँ पे कर ही दिया था, है ना। तो नोट्स में मैंने डाल रखा है, बेसिकली आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से डाउट क्लास में डिस्कस कर लेना। चलिए, आज हम बात करते हैं मृदा क्षरण व संरक्षण के बारे में। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो क्षरण का मतलब होता है टूटना। क्षरण का मतलब होता है, जैसे होता है ना कोई भी चीज है, जैसे क्या बताऊं तुम्हें, बताओ। क्षरण का मतलब होता है जैसे दीमक वगैरह लग जाती है ना, कि बड़ी लकड़ी है, दीमक लग गई, छोटा छोटा धीरे धीरे कम हो जाना, एकदम से कम होना नहीं, धीरे धीरे कम होना। ठीक है, तो क्षरण का मतलब होता है कोई भी जो चीज है उसका कमी, उसमें कमी हो जाना, उसकी मात्रा में कमी हो जाना। ठीक है, उसका टूटना, बिखरना, वो क्या कहलाता है? क्षरण कहलाता है, क्षरण कहलाता है, इरोजन। और संरक्षण की बात करते हैं तो संरक्षण का मतलब होता है उसको जमाए रखना। जैसे मैं आपसे बात करूं, किधर गई मेरी पानी की बोतल, ये रही पानी की बोतल, ये रही। अब इसमें से जैसे आपने देखा कि सुबह इतना था, सुबह तो नहीं मतलब आधे घंटे पहले पानी फुल भरा था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी जो है वो कम हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसका पानी का क्षरण हो रहा है ना। इस लॉजिक नहीं है, बस एक आपको एक बता रहा हूं मैं। और संरक्षण का मतलब क्या है कि जितना पानी है उतना ही पानी में रखूं, किसी भी कारण से कैसे भी करके इस पानी को मैं बचा के रखूं लंबे समय तक, वो होता है संरक्षण। अब हम पढ़ रहे हैं मृदा के बारे में, एग्रोनॉमी के बारे में, तो बात डेफिनेटली हम एग्रोनॉमी या मृदा से संबंधित ही करेंगे। तो मृदा जो होती है वो अगर किसी भी कारण से, चाहे प्राकृतिक कारण हो चाहे कृत्रिम कारण हो, किसी भी कारण से अगर मृदा अपने स्थान से हटने लगती है, मृदा के कण अपने स्थान से हटने लगते हैं, तो मतलब मृदा में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, मृदा टूट रही है धीरे धीरे, यूं समझ सकते हैं। तो ये जो मृदा का टूटना होता है, चाहे प्राकृतिक कारकों के द्वारा या कृत्रिम कारकों के द्वारा, इस टूटने को हम क्या कहते हैं, मृदा क्षरण कहते हैं। और मृदा को किसी भी कारण से अगर उसको संरक्षित रखना, कि जिस खेती की मृदा है वो वहीं बनी रहे, लंबे समय तक सुरक्षित रहे, तो उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे संरक्षण। ओके, तो परिभाषा की अगर हम इसमें बात करते हैं कि परिभाषा क्या हो जाएगी सर जी इसकी, तो चलिए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, परिभाषा इसकी हो जाती है कि भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को, क्या परिभाषा हो जाएगी, भौतिक रूप से लिखते हुए चलो साथ में, मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की प्रक्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। ये क्या हो जाएगी इसकी डियर फ्रेंड्स, डेफिनेशन हो जाएगी। समझ में आ गया आपको कि भौतिक रूप का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे भौतिक रूप ऐड किया गया, एक वर्ड है। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल कंडीशंस के थ्रू, बाहर कुछ भी हो सकता है, चाहे पानी हो, जल हो, वायु हो। पानी जल तो एक ही होता है, दोनों के द्वारा हो, या फिर जानवरों के द्वारा हो, ना, जानवर चल के जाते हैं तो क्या होता है, पैरों के द्वारा, या फिर किसी प्रकार से मिट्टी वहां से उठ के दूसरे स्थान पर जा रही है। तो कुल मिला के सीधा सा कंसेप्ट ये है कि भाई ये मेरे पास में खेत है, इसमें मिट्टी भरी हुई है। अब ये जो मिट्टी अगर यहाँ से इस दूसरे खेत में जाती है, कहीं और जाती है, तो यहाँ से इस मिट्टी का क्या हो रहा है, इसका तो नुकसान हो रहा है ना, मिट्टी तो टूट रही है, मृदा टूट रही है। तो ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये जो प्रक्रिया हो रही है जो यहाँ पे जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा का टूटना। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन, अपने स्थानों से हटना, मृदा के कण अपने स्थानों से हटते हैं। सिंपल सी बात, पानी, आप पानी ढोलोगे तो पानी के साथ में मिट्टी के कण बहके जाएंगे, तो वो भी क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, मतलब सीधी सी बात। ठीक है, क्योंकि मिट्टी के कण पानी के द्वारा, अब यहाँ पे भौतिक कारक क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट क्या है कि भाई मिट्टी के कण वहां से बहके जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। मृदा क्षरण जो होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकार की बात करते हैं बेटा, तो यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। मतलब मिट्टी का अपने स्थानों से हटना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है।
और ये जो होता है ये दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से मिट्टी जो है वो अपने स्थानों से हट सकती है। इसमें पहला है प्राकृतिक क्षरण और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक क्षरण और कृत्रिम क्षरण ये मुख्यतः दो प्रकार से होता है। ओके, अब ये जो कृत्रिम क्षरण जो होता है, प्राकृतिक का मतलब क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई प्रकृति के द्वारा ऐसी कोई भी प्रक्रिया होगी, प्रकृति के द्वारा ऐसी कोई भी प्रोसेस होगी, उसके द्वारा अगर मिट्टी के कण अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, एक अपने स्थान से हटते हैं, तो उसको, उस क्षरण को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक क्षरण कहेंगे। ठीक है। और कृत्रिम क्षरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी बाह्य संसाधन, बाह्य साधन के द्वारा अगर मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उसे हम कृत्रिम क्षरण कहते हैं। जो आगे चल के हम इसमें देखते हैं ये, तो ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ये कृत्रिम क्षरण जो है इसमें पहला है जल के द्वारा हो सकता है और दूसरा है वायु द्वारा, वायु द्वारा भी हो सकता है। ओके, तो ये जो त्वरित क्षरण है, कृत्रिम क्षरण, या जिसको हम दूसरा नाम है त्वरित क्षरण भी लिख लो उसको, है ना। प्राकृतिक क्षरण या त्वरित क्षरण। तो त्वरित क्षरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जल द्वारा या वायु के द्वारा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप नोट डाउन करते हो। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। अब इनके बारे में हम एक एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक क्षरण के बारे में कि भाई ये प्राकृतिक क्षरण क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे त्वरित क्षरण के बारे में, बेसिक चीजें हैं, त्वरित क्षरण क्या होता है। फिर जो हमारा मेन टॉपिक जहां से हमारे प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से कि जल के द्वारा मृदा का क्षरण किस प्रकार से होता है और वायु के द्वारा मृदा का क्षरण किस प्रकार से होता है। जल के द्वारा जो मृदा क्षरण होता है वो कितने प्रकार का होता है, उस जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उस मृदा क्षरण की जैविक विधियां कौन कौन सी हैं, उस मृदा क्षरण को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो मेन रामायण शुरू होती है अपनी यहाँ से। ये तो एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन है ना, कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। मेन अपने लिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन दोनों टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं डियर। ओके, सो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इसमें प्राकृतिक क्षरण। मैं आपको बोल के बता दूं, नोट्स में आपको लिखने मिल जाएगा प्राकृतिक क्षरण क्या होता है भाई। प्राकृतिक क्षरण का मतलब होता है कि प्रकृति के द्वारा, ठीक है, वनस्पति से ढकी हुई जो मृदा होती है वो प्राकृतिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जल या हवा। ठीक है, सॉरी, वनस्पति से वनस्पति से ढकी हुई मृदा जो है वो प्राकृतिक रूप से जल या हवा के द्वारा धीरे 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 क्षरित होती रहती है। बेसिक चीज है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ठीक है, वनस्पति के द्वारा, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे या फिर जो घास फूस होती है उसके द्वारा जो मृदा ढकी हुई होती है, उसको ढकी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से हवा व जल के द्वारा लगातार और धीरे धीरे जो क्षरण होता है, उस क्षरण को क्षरित होती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राकृतिक कारकों के द्वारा मृदा का क्षरण होता है। वो प्राकृतिक कारक या तो जल हो सकता है या वो वायु हो सकता है। इनके द्वारा अगर मृदा का धीरे धीरे क्षरण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कारक कहते हैं। ओके, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो प्रक्रिया जो है प्राकृतिक क्षरण की, ये बहुत ही धीमी गति से होती है। कैसे होती है, धीमी गति से होती है, पहली बात तो। ओके, तो धीमी होती है। दूसरी बात कि इसमें कोई विशेष हानि नहीं होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है ना, बहुत धीरे धीरे चलती रहती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो इसमें एकदम से हमें हानि नहीं होती है। लेकिन जो हम कृत्रिम क्षरण की हम जब बात करेंगे, त्वरित क्षरण, जल के द्वारा वायु के द्वारा हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे कि एकदम से बाढ़ आ गई, सारा मिट्टी बह के चली गई, एकदम से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसमें नुकसान जो है वो ज्यादा नहीं होता है, प्रक्रिया धीमी है और इसके द्वारा जो नुकसान है वो कैसा होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक है,
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस क्षरण को हम किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो होती है। कोई भी जो मृदा है वो धीरे धीरे अपक्षयित होगी ही होगी, धीरे धीरे उसका क्षरण जो है वो होता ही होगा, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए नुकसान नहीं होता है और मनुष्य के द्वारा इसको रोका नहीं जा सकता है। मनुष्य द्वारा रोका इसको नहीं जा सकता है। लेकिन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं त्वरित क्षरण, तो वहां पे क्या होता है कि उसमें हम मनुष्य के द्वारा उनको रोक सकते हैं, लेकिन इनको नहीं रोक सकते हैं। ओके, सो प्राकृतिक क्षरण का मतलब कि प्रकृति के द्वारा अगर मृदा का कटाव हो रहा है तो उसको हम प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, जिसमें नुकसान जो है वो बहुत ही कम होता है और मनुष्य के द्वारा इस नुकसान को रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। लिख लिया आपने? वीडियो को रोक लिया करो, अगर लिखना हो तो ठीक, रोक के फिर लिख लिया करो। सेकेंड हम बात करते हैं त्वरित क्षरण की। त्वरित क्षरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी, त्वरण का मतलब क्या होता है? गति, है ना, एक तरीके से मतलब समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर क्रिया हो रही है गति के द्वारा अगर मृदा का क्षरण हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? त्वरित क्षरण कहते हैं। तो जब भूमि में वनस्पति को पशुओं के द्वारा चराकर, ठीक है, खोदकर या जोतकर समाप्त किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि भूमि जो है वो वनस्पति विहीन हो जाती है। वनस्पति, उस वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, तो मृदा के अंदर क्या होते हैं? पेड़ पौधे रहते हैं, और जब उस वनस्पति को हम किसी पशु को चराते हैं, है ना, पशु को चराते हैं या फिर उसको खोदते हैं या उसको जोतते हैं, इस प्रकार से वनस्पति को समाप्त करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो मिट्टी है उस मृदा वनस्पति विहीन हो जाएगी, है ना, उस पर मतलब नग्न हो जाएगी। अब उसमें क्या होता है कि ऐसी मिट्टी जो है जो नग्न हो गई, जिस पर कोई भी वनस्पति नहीं है, तो उस मिट्टी में हवा या जल के द्वारा, ठीक है, हवा या जल की गति के द्वारा क्या होता है, वहां पे मृदा जो है वो अपने स्थानों से हटती है, मृदा का नुकसान होता है। सिंपल सी बात भाई, देसी भाषा में आपसे बात करूं भाई, एक तो है, एक ऐसा खेत है जिसमें कि वनस्पति होगी, घास फूस उग रही है, तो उसमें अगर तेज हवा चलेगी तो घास फूस, आपने देखा होगा जिस खेत में घास फूस होती है वहां से मिट्टी नहीं उड़ती है ना, क्योंकि जो तेज हवा आ रही है वो उस वनस्पति के द्वारा रोक ली जाएगी। या बहुत तेज अगर बरसात आ रही है, जल बह के जा रहा है, तो भी वनस्पति के द्वारा रोक ली जाएगी। लेकिन अगर उस वनस्पति को हम उस खेत से हटा देते हैं, मतलब सिंपल मिट्टी है, थोड़ी सी हवा भी चलेगी तो उसके साथ ही मिट्टी के कण जो है वो बह कर जाएंगे, सीधी सी बात है ना। तो ये जो मिट्टी के कण बह के जा रहे हैं, चाहे जल के साथ बह के जाए या वायु के साथ बह के जाए, तो यहाँ से क्या हो रहा है? मृदा के कणों का निष्कासन हो रहा है, मिट्टी के कण यहाँ से निकल रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार से जो क्षरण होता है उसको हम त्वरित क्षरण कहते हैं। ठीक है, तो हवा या जल के द्वारा मृदा निर्माण कहीं ज्यादा होता है, इस प्रकार के मृदा क्षरण को त्वरित क्षरण कहते हैं। सीधी सी बात, कंसेप्ट हुई जो हमने डिस्कस किया है। तो त्वरित क्षरण ये होता है। अब बात करते हैं कि ये जो त्वरित क्षरण जो होता है ये दो प्रकार से होता है। हमने डिस्कस किया है कि वनस्पति अगर वहां से चली जाएगी तो हवा या जल के द्वारा मृदा के कणों का निष्कासन होता है, मृदा के कणों का क्षरण जो होता है, मृदा का क्षरण, वो क्या कहलाता है? त्वरित क्षरण कहलाता है। और ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो हो सकता है जल के द्वारा, जल द्वारा हो सकता है, और दूसरा है वायु द्वारा, वायु द्वारा भी हो सकता है। दोनों के द्वारा यह हो सकता है। ठीक है, यही चीज हम पढ़ रहे हैं। अब हम इसमें डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं जल वाले को, कि जल के द्वारा क्षरण किस प्रकार से होता है और कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से उसको कम करना है। ओके, सो हेडिंग डाल लेना जल के द्वारा क्षरण, जो किसके अंदर है? त्वरित क्षरण के अंदर पहला टॉपिक। जल द्वारा क्षरण, इसमें क्या होता है? जल के द्वारा क्षरण की हम बात करते हैं। पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि होता कैसे है। देखिए, जब भी जो मिट्टी है, मिट्टी कैसी होगी? वनस्पति रहित होगी, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जिसमें वनस्पति नहीं होगी, पेड़ पौधे जिसमें नहीं उग रहे होंगे, उस प्रकार की मृदा होगी। उस मृदा के अंदर अगर बारिश की, बरसात की बूंदें गिरती हैं, ठीक है, बरसात की बूंदें गिरती हैं, तो वहां पे क्या होता है? आपने देखा होगा, बरसात की बूंदें गिरती है तो मिट्टी के कण उछल उछल के जाते हैं। तो मृदा के कण, देखो सीधी सी बात, एक लाइन है छोटी सी, कि मृदा के कणों का अपने स्थान से हटना, खत्म। मृदा के कणों का अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। अब वो मृदा का कण किसी भी प्रकार से हट सकता है। अगर बरसात की बूंद गिर रही है तो वहां से भी उछल के वो दूसरी जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहां से मृदा का क्षरण भी हो रहा है इस प्रकार से। ठीक है, या बरसात बहुत ज्यादा आ गई तो खेत के अंदर पानी भर जाएगा, तो पानी के साथ बहकर भी वो
जा सकता है। दूसरा है ना, उससे देखो सबसे पहले तो क्या हो गया कि भाई बौछार गिरी, बौछार के द्वारा भी मृदा का क्षरण हो सकता है। दूसरा, बरसात अगर थोड़ी सी ज्यादा आ रही है तो मिट्टी पर एक परत बन जाती है ना, और पूरी की परत बह के जाती है इस प्रकार से, दूसरा क्षरण ये हो गया। तीसरा हम बात करते हैं कि अगर पानी ज्यादा इकट्ठा होने लग गया तो छोटी छोटी सी नालियां बनने लग जाती है, पानी के साथ बहती है ना, देखा होगा आपने, नालियां बनने लग जाती है तो नालियों में पानी बहने लगता है और पानी के साथ में मिट्टी भी बहने लगती है, तो मृदा का क्षरण हो गया तीसरा। चौथा प्रकार है कि भाई बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई है तो आपने देखा होगा नाले बन जाते हैं, फिर नाले नहीं फिर नाले बनते हैं, है ना, खेत के अंदर, या फिर पूरा पूरा खेत एक तरफ से धंस गया, नीचे बैठ गया, है ना, पूरा पूरा वो आपने देखा होगा ना, गाँवों में अपन देखते हैं खेतों में, तो वो नाले, इस प्रकार से वो सबसे भयंकर होता है। जल के द्वारा क्षरण जो होता है उसमें सबसे भयंकर रूप जो होता है वो नालों का होता है, कि नाले के द्वारा बनते हैं। अब उसको नाले नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं अवनालिका क्षरण। क्या बोलते हैं? अवनालिका क्षरण। तो डिस्कस करेंगे सभी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जल के द्वारा ये जो क्षरण होता है तो मतलब क्या है कि आवृत रहित नग्न भूमि जो है उस पर वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो उसके कारण मृदा, सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि वर्षा की बूंदों द्वारा मृदा के कणों का अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है? जल के द्वारा क्षरण कहलाता है। ओके, तो जल के द्वारा मृदा के कटने या बहने की प्रक्रिया को, दूसरी क्या है कि जल द्वारा मृदा के, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, पहले ये देखो, जल द्वारा मृदा के कटने या बहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल द्वारा क्षरण कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। मैं आपको बात ये बता रहा था, देखो आपको मैंने कई सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी हैं। जैसे वीडियोज की बात करते हैं तो मैंने लाइव क्लासेज भी ऐप के अंदर डाल रखी हैं और रिकॉर्डेड इस प्रकार की क्लासेज आपको मिलेंगी ही। ओके, दूसरी बात, नोट्स मैंने आपको दो तरीके से दे रखे हैं, प्रिंटेड नोट्स भी दे रखे हैं और हैंड रिटन नोट्स भी दे रखे हैं। अब क्या हो रहा है, प्रिंटेड नोट्स में मैंने डिटेल में आपको उसमें समझा रखा है, डिटेल नोट्स में आपको एनसीईआरटी बेस आपको सारी चीजें मिल रही हैं। लेकिन जो मैं अभी यहाँ पे ये जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये क्या है, ये की पॉइंट्स, मेन पॉइंट, कि इस टॉपिक में ये चीज या ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी, क्योंकि सारी चीज भी मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे भी टाइम बहुत ज्यादा लगेगा लिखने में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो टॉपिक है उसमें मेन चीज क्या है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। इसी के डिटेल नोट्स मैंने ऐप के अंदर अपलोड कर रखे हैं, तो कोशिश करना कि डिटेल नोट्स में, खासकर हैंड रिटन नोट्स, कुछ चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं तो उनको देखो, जिनके अवेलेबल नहीं है तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा, या फिर उसके प्रिंटेड नोट्स देख लेना, ठीक है। तो वहां से क्या करना है, उस टॉपिक को आप एक बार थोड़ा सा डिटेल में और पढ़िएगा नोट्सों से। वीडियो के माध्यम से क्या हो रहा है कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि इसका मतलब क्या है। मैं भी बहुत एकदम इजी करके, सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और उसको, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा, जब आप उसको नोट्सों से पढ़ोगे। तो नोट्सों को पढ़ना, यहाँ पे उस चीज को मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल के द्वारा क्षरण जो है वो इस प्रकार से होता है, ये चीज तो हमें समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं कि जल के द्वारा क्षरण जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो जल द्वारा क्षरण के प्रकार लिख लीजिए भाई। इसमें सबसे पहला क्षरण 4 प्रकार का होता है मुख्यतः। ये पहला क्षरण है बौछार क्षरण। पहला क्षरण कौन सा है? बौछार क्षरण। दूसरा क्षरण की अगर हम बात करते हैं तो परत क्षरण, है ना, मैंने अभी आपको बताया था, सारी चीजें मैं वापस से समझा दूंगा। तीसरा है नाली जिसमें बनती है, जिसको हम रिल क्षरण कहते हैं। और चौथा सबसे भयंकर जो है अवनालिका। अवनालिका क्षरण। ओके, चलिए इनका इंग्लिश टर्म लिख लेना। बौछार क्षरण को हम कहते हैं स्प्लैश। स्प्लैश इरोजन। परत को हम बोलते हैं शीट, ठीक है, शीट इरोजन। रेल को बोलते हैं रेल इरोजन। और अवनालिका क्षरण को बोलते हैं गली इरोजन। गली बन जाती है, गली इरोजन। ओके, सो जल क्षरण की हम बात कर रहे हैं। जल क्षरण जो होता है वो 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। पहला है बौछार क्षरण, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वर्षा की बूंदें गिरी। आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो डिटेल में और हम डिस्कस करने वाले हैं।
इसमें क्या होता है, बौछार की बूंदें गिरती हैं और उनके द्वारा मिट्टी के कण अब यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, यहाँ पे मिट्टी के कण जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, बस इतना ही होता है ना। मिट्टी कण मतलब मेरे पास में अगर कोई एक बड़ा खेत है, बड़ा खेत तो नहीं है खैर, गरीब आदमी है, छोटा सा खेत है, ठीक है। अब मिट्टी का कण यहाँ पे है, यहाँ से चल के यहाँ जाएगा, यहाँ पे है, यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा भाई, वो उसी में इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो इसमें क्या है कि इसके द्वारा मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे तो जा रहे हैं, मतलब मृदा का क्षरण तो हो रहा है, लेकिन वो मिट्टी के कण घूम फिर के उसी खेत में है, तो नुकसान हमें ज्यादा नहीं हो रहा है। तो इसके द्वारा बौछार क्षरण के द्वारा जो नुकसान है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। ओके, सेकंड है परत चरण। अब क्या होगा, पहले तो बरसात की बौछारें आ रही थी, अब हो सकता है कि बारिश थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, तो पूरी परत जो होती है उस पर पानी चिमचिमाने लग जाता होता है कि नहीं, जैसे अपन क्या बोलते हैं, फड़िया निचोड़ पानी बोलते हैं कि भाई बारिश कर रही है, एक तो बोलते हैं अरे बौछार से आ रही है, कुछ नहीं फव्वारे चल रहे हैं, एक दूसरा की फड़िया निचोड़, बारिश हो गई है तो चलो फड़िया निचोड़ हो गई है तो हम खेती में खेती वेती कर लेते हैं ना, जुताई बुताई कर लेते हैं। अगर फड़िया निचोड़ का मतलब है कि परत पे अगर पानी चिमचमाने लग जाए, थोड़ा सा है ना, चमचमाने लग जाए इस प्रकार से, तो उसमें क्या है कि परत सी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परत सी बन जाएगी। परत के रूप में धीरे धीरे मिट्टी के कण जो है उस जल के साथ में बह के जाते हैं, तो उस प्रकार का जो क्षरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, परत क्षरण कहते हैं। समझ में आ गया। फिर उसके बाद में एक और भयंकर रूप तीसरा है कि भाई बारिश फिर भी नहीं रुक रही है, और ज्यादा बारिश आ रही है, तो और ज्यादा बारिश आ रही है तो पानी एक तो परत के रूप में जा रहा था, अब पानी थोड़ा सा स्पीड से बह के जाएगा, और जब पानी स्पीड से बह के जाता है तो वो क्या बनाता है, जगह बना लेता है वो, है ना, नालियां बना लेगा, छोटी छोटी सी नालियां भी कितनी, अपनी अंगुली के बराबर, अंगुली के साइज की होती है, छोटी छोटी नालियां बनती है, वहां से पानी बह के जाता है इस प्रकार से। तो ये जो क्षरण होता है, इस प्रकार का जो क्षरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिल क्षरण कहते हैं, रिल इरोजन कहते हैं, ठीक है। जिसमें नालियां बनती हैं अंगुली के समान या फिर स्पेन के समान नालियां बनती हैं और उस प्रकार से जल के साथ मृदा बह के जाती है, उसको रिल क्षरण कहते हैं, रिल इरोजन कहते हैं। उसके बाद आता है कि पानी फिर भी ना रुक रहा, नहीं मान रहा है ना, नहीं रुक रहा है। उसके बाद में है अवनाली का क्षरण। तो इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा बारिश आने लगती है, पानी एकदम से बहुत स्पीड से बह के जाता है, तो उस समय पर क्या होता है, जब बह के जाता है तो वहां पे बड़े बड़े नालियां बन जाती हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, रेल क्षरण जो होता है इसमें जो नालियां बनती हैं उसको क्या होता है कि जोताई करके या किसी भी प्रकार से इनको हम कवर अप कर लेते हैं। छोटी सी नाली बनी खेत में, जुताई करेंगे, सारी नालियां मिट जाएंगी, खत्म, वापस से मृदा जो है नॉर्मल हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, वो जो नालियां बनती हैं उनको हम रिकवर कर लेते हैं जुताई के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा। लेकिन अवनाली का क्षरण जो होता है, गली इरोजन, इसमें क्या बड़े बड़े नाले बन जाते हैं, इसमें नालियां नहीं, इसमें नाले बनते हैं, ओके, जिनको हम वापस से कवर नहीं कर सकते हैं। वापस से हम जुताई उताई कर, पता चला कि नाले में तुम जुताई करने जा रहे हो, ट्रैक्टर ही डूब गया उसमें ना, ट्रैक्टर ही गिर गया, ये लो खत्म, जयराम जी की। सो अवनाली का क्षरण क्या होता है कि इसके द्वारा नुकसान बहुत ज्यादा होता है और इसमें हम रिकवरी नहीं कर सकते हैं, इसको हम वापस से नॉर्मली नहीं भर सकते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी जो नालियां बनती हैं जुताई के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो ये तो इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, होप सो समझ में तो आ रहा है ना आपको। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम इन चारों के बारे में और थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से, फिर ये हमारा क्लियर हो जाएगा। और इसको आप स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला कौन सा, ये प्रकार वाला, कि जल क्षरण की परिभाषा क्या होती है और जल क्षरण कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। और कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको स्टार लगा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनके बारे में, के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कौन सा था, बौछार क्षरण। बौछार क्षरण क्या होता है, अभी तो बताया मैंने आपको बौछार क्षरण क्या होता है, तो फिर पूछ कर रहे हो। हाँ, बौछार क्षरण होता है कि ये सबसे पहले इसमें बात आपको ध्यान से जो लिखना है कि ये जल के द्वारा जो क्षरण होता है उसकी सबसे प्राइमरी स्टेज है, सबसे प्राथमिक अवस्था है, ठीक है। यह क्या है, सबसे प्राथमिक अवस्था है, जिसमें क्या होता है कि जब वर्षा की बूंदें जमीन पर गिरती हैं तो मृदा कण मूल स्थान से अपने भिन्न भिन्न स्थानों पर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखना है कि जब वर्षा बूंदें मृदा पर गिरती हैं तो मृदा कण
अपने स्थान से हट जाते हैं। मृदा के कण जो होते हैं वो अपने स्थान से हट जाते हैं और इसमें क्या होता है, इस प्रकार से यह चरण वर्षा की बूंदों के आकार और गहनता से प्रभावित होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं। और यह किसके द्वारा प्राप्त होता है, यह चरण वर्षा बूंदों के आकार व गहनता से प्रभावित होता है। ठीक है, क्योंकि वर्षा की बूंदें अगर छोटी होंगी तो मिट्टी का कण भी वहां से छोटा सा उठ के जाएगा, ज्यादा भारी नहीं जाएगा, तो कम क्षरण होगा। और अगर वर्षा की बूंदें बहुत ज्यादा हैं, मोटी हैं, बहुत तेज स्पीड से आ रही है, उनकी गहनता बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्षरण भी ज्यादा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन आफ्टर ऑल ये नुकसानदायक नहीं होता है, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है हमारे। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं सेकंड पर, परत क्षरण। परत क्षरण क्या होता है एक बार बोल के मैं आपको बता देता हूं कि बूंदों के द्वारा कणों के बिखरने, पहले तो बूंदों के द्वारा हो रहा है, ठीक है, कणों के बिखरने के पश्चात वर्षा का जल पूर्ण सतह पर मिट्टी की पतली तह, पतली परत के साथ बहा कर ले जाता है, मिट्टी के कणों को बहा कर ले जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परत क्षरण कहते हैं। ठीक है, तो वर्षा की बूंदों के बाद में वर्षा की बूंदें जो हैं वो मिट्टी पर एक पतली परत बना लेती हैं और उस परत के साथ में मिट्टी के कणों का बहकर जाना या परत के साथ मृदा कणों का अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है, परत क्षरण कहलाता है। तो लिखना इसमें कि बूंदों के द्वारा जल क्षरण के पश्चात वर्षा का पूर्ण सतह पर परत के रूप में मृदा कणों को अपने स्थान से बहा कर ले जाना क्या कहलाता है, परत क्षरण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार खेत की उपजाऊ मृदा की जो ऊपरी परत है वो समान रूप से खेत से बहकर चली जाती है। इसमें क्या होगा कि खेत के ऊपर यहाँ पे तो नुकसान नहीं हो रहा था क्योंकि मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे, लेकिन परत क्षरण में क्या होता है कि मृदा जो उपजाऊ खेत है उसकी ऊपरी परत जो है वो पूरी की पूरी बहकर किसी दूसरे खेत में चली जाती है, बहकर चली जाती है, तो इसलिए हम इसको परत क्षरण कहते हैं। तो नेक्स्ट लिखना इसमें कि उपजाऊ मृदा की ऊपरी परत उपजाऊ मृदा की ऊपरी परत समान रूप से बहकर चली जाना क्या कहलाता है, परत क्षरण कहलाता है। हो सकता है आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, मैं जो बोल रहा हूँ उस वर्ड्स को पकड़िए या फिर नोट्स में मैंने इसको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है तो वहां से आप लिख लेना। अभी कोशिश ये है कि आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए, और मैं चाहकर ये ज्यादा लिख रहा हूँ, वो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादा यहाँ पे लिखूंगा तो ज्यादा मैं बोल पाऊंगा, ज्यादा आप सुन पाओगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। बाकी तो हो सकता है कि ये चीज तो मैंने मुंह जबानी भी आपको समझा दी थी, लेकिन लिखने से क्या है कि आपको ये चीजें ज्यादा दिखेंगी तो आप ज्यादा उसको लिख पाओगे। टाइम है अपने पास, बहुत टाइम है, अच्छे से तैयारी करनी है अपन को। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। चलिए, तो परत क्षरण समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्षरण जो है हमारा वो है रिल क्षरण, है ना, जिसको हम रिल इरोजन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, नालियां बनती हैं, छोटी छोटी नालियां, अंगुली के समान नालियां बनती हैं। रिल क्षरण, इसमें क्या होता है, ओके अभी ये परत क्षरण जो हमने पढ़ा था उसी का एक एडवांस रूप है कि परत क्षरण में तो क्या होता है कि एक छोटी सी परत बनती है। अब वो परत जो है, अगर खेत समतल नहीं है, परत क्षरण जो है वो समतल भूमि में होता है, एक छोटी सी परत बन गई, लेकिन अगर खेत समतल नहीं है तो वहां पे क्या पानी पहले इकट्ठा होगा,
ओके। और इकट्ठा होकर फिर वो बहने लगेगा, और बहने जब लगेगा तो वहां पे क्या, पानी जब बहने लगता है तो खेत के अंदर छोटी छोटी नालियां बनने लग जाती हैं। क्या होता है, नालियां बनने लग जाती हैं, और ये जो नालियां हैं वो आगे चल के बड़ी नाली के रूप में बड़ी नाली का रूप धारण करती हैं, बड़ी नाली बनती हैं, और उसके साथ में फिर ये बह के जाता है। कंसेप्ट समझ में आ गया। तो परत चरण जो होता है, पहले उसके बारे में लिख लेते हैं। परत चरण कैसा होता है, समतल भूमि में होता है। परत चरण जो है वो समतल मृदा में होता है, लेकिन ढलान वाले खेत में जल इकट्ठा होकर बहने लगता है। जल जो है वो इकट्ठा होकर बहने लगता है, और नेक्स्ट पॉइंट है जल बहकर छोटी छोटी नालियां बनाता है। छोटी छोटी क्या होता है, नालियां बनाता है। ठीक है, ये नालियां जो होती हैं ये धीरे धीरे बड़ी नालियां बनती हैं। ठीक है, मेरा हाथ दुखने लग गया लिखते लिखते। ये जो छोटी छोटी नालियां जो होती हैं ये आगे चल के बड़ी नालियों का रूप धारण करती हैं। ठीक है, और बड़ी नालियों का रूप धारण करती हैं, और इस प्रकार से जल के द्वारा नुकसान जो होता है उसको हम ये कहते हैं। लेकिन इसमें लिखना जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जुताई के द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। ये नालियां जुताई द्वारा समाप्त हो जाती है। ओके, सो इस प्रकार से जो मृदा का जो क्षरण होता है, जल के साथ बहकर मृदा जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेल क्षरण कहते हैं। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखनी इसमें कि तुरंत जोते हुए खेत में यह ज्यादा होता है। तुरंत जोता गया जो खेत है उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें मिट्टी जो है वो नरम होती है, तो पानी थोड़ा सा भी आएगा तुरंत वहां पे नालियां बनने लग जाती हैं, और बह के नालियों के साथ बहकर वो जाने लगता है। तो यह क्षरण जो होता है तुरंत जोते गए जो खेत है उसमें सबसे ज्यादा होता है। या यूं कह सकते हैं कि ढलान वाली और खाली मिट्टी जो है, खाली मृदा जो है, उसमें भी यह सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना, ढलान वाली, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ढलान वाले खेत है उनमें जल इकट्ठा होता है फिर नालियां बनती हैं। तो ढलान वाली या खाली मृदा जो होती है उसमें यह क्षरण जो है वो ज्यादा होता है। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो इस प्रकार से जो क्षरण होता है बेटा, वो हमारा क्षरण कौन सा कहलाता है, रेल क्षरण कहलाता है। अब इसी का नेक्स्ट देखो, आप अगर क्षरण की हम बात करते हैं तो क्षरण में क्या होता है, एक क्षरण है उसका नेक्स्ट क्षरण जो है वो उसी क्षरण है ना, उसी का क्या है, एडवांस रूप है। तो अब हम थर्ड स्टेप में आ चुके हैं, थर्ड स्टेज में आ चुके हैं। सबसे पहले बौछार, फिर परत, और फिर उसके बाद में रेल या नालियां, है ना, नाली बन गई। अब इसका भी एडवांस रूप क्या है, अवनालिका, है ना, गली इरोजन जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी नाली बनती है जिनको हम रिकवर नहीं कर सकते। यहाँ पे तो हमने क्या किया कि ये नाली जुताई के बाद में, ये जुताई के द्वारा समाप्त हो जाती है, लेकिन वो रिकवर नहीं होता है। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने हैं। तो जल्दी से लिख लिया, आगे हेडिंग डालना, गली इरोजन अवनालिका क्षरण। इंग्लिश में तो आपको पता ही लिख लिया होगा, है ना, गली। यह क्या होता है, यह रिल क्षरण जो होता है उसकी बढ़ती अवस्था है। यह रिल क्षरण की बढ़ती अवस्था है, और इसमें क्या होता है, वहां पर भी क्या हो रही थी, ढलान थी। ठीक है,
लेकिन वहां पे ढलान कम थी। यहाँ पे क्या होता है, ढलान बहुत ही ज्यादा होती है। तो जब ढलान अधिक होती है, ढाल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्षरण के द्वारा बनाई गई जो नालियां होती हैं वो बड़ी, चौड़ी और गहरी होने लगती हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, उपजाऊ मिट्टी जो है वो कटने लगती है, और इस प्रकार से मिट्टी का जो कटाव है, मिट्टी का कटाव वो क्या कहलाता है, अवनाली का क्षरण कहलाता है। तो ढलान जब अधिक होती है, लिखना इसमें नेक्स्ट कि ढलान जब अधिक होती है तो नालियां गहरी होती हैं, गहरी और चौड़ी होती हैं, जिससे उपजाऊ मृदा का कटाव अधिक होता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो क्षरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, अवनाली का क्षरण कहते हैं। इस प्रकार के कटाव को अवनाली का क्षरण कहते हैं। अब दूसरी बात कि ये नालियां जो होती हैं वो साधारण जुताई के द्वारा समाप्त नहीं की जा सकती। जैसे हमने रिल इरोजन में पढ़ा था कि वहां पे सिंपली हम जुताई करेंगे, उसके द्वारा वो कंट्रोल में कर सकते हैं, उनको समाप्त, नालियों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इन्हें साधारण जुताई द्वारा समाप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेरा क्या हाथ दुखने लग गया है और एक्चुअली बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि ये जो अवनाली का क्षरण जो होता है इनको हम साधारण जुताई के द्वारा समाप्त नहीं कर सकते। इसमें जो नालियां बनती हैं वो, ओके। और इस प्रकार की जो मृदा है जिनमें अवनाली का क्षरण होता है, इस प्रकार की मृदाओं में बाद में काम करना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि नालियां होती हैं तो काम हम कोई भी घर्षण क्रिया उसमें आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चार हमने क्या पढ़ लिए हैं डियर, चार हमने पढ़ लिए हैं कि इसके जल जो क्षरण होता है उसके प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कंपटीशन एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा क्या, कि निम्न में से कौन सा क्षरण सबसे ज्यादा हानिकारक है, खत्म, और कुछ नहीं आएगा। निम्न में से कौन सा, एक ही क्वेश्चन आ सकता है अगर बनेगा तो, कि कौन सा क्षरण सबसे ज्यादा हानिकारक है, तो उसका आंसर क्या देना है, क्षरण कौन सा सबसे ज्यादा हानिकारक है, अवनाली का क्षरण हानिकारक है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंगुली के समान नालियां किस क्षरण में बनती हैं, तो रिल इरोजन में बनती हैं। ठीक है, रिल इरोजन में या रिल क्षरण के अंदर नाली के समान बनती हैं, वो हमें अच्छे से याद रखना है। ओके, सो हमने आज की इस क्लास में अगर हम बात करते हैं तो मृदा क्षरण क्या होता है ये पढ़ लिया, वो सारी चीजें क्लियर कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।